मैं प्रतिभा कुमारी नव नालंदा महाविहार में 15 बरस से काम कर रही हूँ। आज धरना पर बैठी हुई हूँ। कल हम लोग को हमारे साथी सब कुछ बोल चुके हैं, बता चुके हैं। कल हम लोग 2 घंटा VC के वार्ता में गए थे। वार्ता में बुलाहट हुआ था, लेकिन वार्ता में जाने से पहले सोचे थे कि कुछ होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उस जितना सोचे थे उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। वहाँ जाने के बाद पता चला कि VC ऐसे बात कर सकते हैं जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे। वो तो एकदम हमेशा एकदम आरोप पर आरोप लगाने लगे कि तुम धमकी देने आई हो, तुम ये करने आई हो, तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो। लेकिन हम उनसे जितना वो सवाल किए उनका जवाब हम देते गए, और वो जो सवाल किए उनका भी जवाब मिलते गया। इस बात से VC चिढ़ गए, और उनके साथ जो बैठे हुए थे कमेटी में लोग, वो भी खटास की तरह हुआ करने लगे। हम कि ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, जो सच है सच को आप दबा नहीं सकते हैं। तो बोले तुम्हारा आवाज़ बहुत ऊँचा है। हम बोले ऊँचा आवाज़ गलत हम नहीं किए हैं, गलत आप किए हैं, तो धीरे आवाज़ आपका होना चाहिए, बल्कि मेरा नहीं। बहुत तरह की बातें हुई जो अभी कहा नहीं जा सकता है, और कहना अशोभनीय भी होगा। उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हम इतना नीचे गिरे हुए बात नहीं बता सकते हैं लोगों को। जो ये बात अभी जो बोल रहे हैं हर कोई सुनेंगे, लेकिन उनको इस बात की कोई अफसोस नहीं थी कि हमारा मान सम्मान कैसे जा रहा है। इस तरह से अपमान कर रहा है ये लोग। छोटा कर्मचारी एक मजदूर होके भी इस तरह से हमारे साथ पेश आ रहा है। हम लोग फिर बोले कि कुछ नहीं कर सकते हैं आप, तो इतना भी तो मत कीजिए कि जान मार दीजिए। आप 25 मजदूर को बाहर नहीं निकाले हैं, ठेकेदार के हवाले 25 मजदूर का ज़िंदगी नहीं किए हैं बर्बाद। आप 125 बाल बच्चों के साथ पूरा परिवार जल गया है। तो बोले कि तुम जो बोल रही हो ना, वो सारा मेरे यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। हम बोले और कर क्या सकते हैं आप? बंद कमरे में यही तो करते आए हैं, ये 4 साल में यहाँ यही करने के लिए आप आए हैं, और इससे ज़्यादा तो आपसे हो ही नहीं सकता है। किसी का ज़िंदगी ख़राब कीजिए और परिवार वालों को लाइए। तो बोले कि कैमरा में सब आ रहा है। हम बोले कोई बात नहीं, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। जब मर मिटने के लिए इंसान घर से बाहर निकल जाता है ना, तो उसको किसी तरह की जवाबदेही की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मर ही रहा इंसान तो क्या है। हम उनको बोले कि आपके अंदर भी आत्मा है, अपने आत्मा से पूछिएगा। हर इंसान गलती करता है ना, तो एक दूसरा का आरोप लगाने से उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, या कुछ होता भी नहीं है। लेकिन सोते समय आप सोचिएगा ज़रूर, अपनी आत्मा से पूछिएगा ज़रूर। वो आपको सही सवाल सही जवाब ज़रूर करके बताएगा कि क्या होना चाहिए। तो बोले मरना तो हमें भी है। हम बोले कि फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मरना ही है तो कुछ लेके नहीं जाएंगे, कम से कम अपना मान सम्मान तो बचा के जाइए। इस कुर्सी पर आपसे पहले भी आपके तरह कोई थे बैठे हुए, जिनके सामने 25-20 बरस से 25 लोग जो हैं, कभी इस तरह का अपमानजनक उनसे बात नहीं किए हैं। आपके साथ क्यों कर रहे हैं? आप इतना सिक्योरिटी लेके क्यों चलते हैं? एक लेबर मजदूर से इतना डर हो गया है आपको? इतना डरने की क्या ज़रूरत है? एक आवाज़ में आप जो चाहें कर सकते हैं, आपके पास पावर है। तो बोले कि हम जो करेंगे, हमारी कुर्सी पर हम बैठे हैं कि तुम बैठी हो? हम बोले नहीं, आप बैठे हैं, कुर्सी आपका है, VC आप हैं, तो आप चाहेंगे वही होगा ना। हम लोग को कहने से क्या हो जाएगा? हम लोग तो फरियाद कर रहे हैं। आज 29 दिन से बैठ करके 25 लोग फरियाद ही तो कर रहे हैं, जो आप सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। एक तो बाहर नहीं आए इतना दिन से, आज आए भी हैं वार्ता में, किसी उसको भेज देते हैं। आप बोले कि हम यहाँ थे, हम नहीं थे, हम छुट्टी में थे, तब आप लोग को आउटसोर्सिंग कर दिया गया। हम बोले ऐसा क्यों किया गया? आप अपने कुर्सी पर 2 पुतला बना के रख दीजिएगा, और पुतला जब चाहेगा जैसे कर देगा, 25 लोग का हत्या कर देगा। तो बोले पुतला किसको बोल रही हो? हम कह रहे तो फिर जब आप थे ही नहीं तो पुतला ही किया है ना, पुतला बना के गए। ये जिंदा इंसान तो कर ही नहीं सकता है। जिसके पास दिल होगा, आत्मा होगी, ये काम नहीं कर सकता है जो आपका पुतला कर चुका। इस बात पर VC साहब को बहुत गुस्सा आया। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गुस्सा आए, आप गलती किए हैं, सुनना तो पड़ेगा ना आपको जैसा लगे। हम तो बोलेंगे ही, मेरा मुंह चुप नहीं हो सकता है। अब नहीं हो सकता है। बहुत दिन चुप रहे, और चुप रहने का ही कारण है कि आज हम लोग बाहर हैं 25 लोगों के साथ। इतना के बाद VC बोले लगता है आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, नौकरी नहीं चाहिए, बताइए। हम बोले हाँ, आप सही सोचे कि हमको नौकरी नहीं चाहिए। मेरे घर का नौकर भी इस तरह से नहीं सोता होगा जिस तरह से हम यहाँ 29 दिन से सो रहे हैं इस कड़कती ठंड में, और आप कहते हैं नौकरी नहीं चाहिए। 20 साल जो दिए हैं उसके लिए क्यों कोई भी आदमी, कितना VC का बात पर ना बड़ा हंसने का भी मन किया उस वक्त।
बहुत हंसने का मन किया कि कैसा इंसान है। जब हम यहाँ 15 साल दे दिए हैं उसके बाद ही कहते हैं नौकरी नहीं चाहिए। जब नौकरी नहीं चाहिए तो फिर हम यहाँ क्या करने आए थे? इनसे लड़ाई करने आए थे? राजनीति करने आए थे? इनके तरह कोई गलत सलत काम करने आए थे? ये तो गलत सलत बहाली करके पैसा लिए, अपना घर पैसा भेजवाए, क्या किए नहीं किए, अपने फैमिली को किए, अपने परिवार को किए, सबको नौकरी दिए। लेकिन यहाँ जो बैठा हुआ 25 बरस से 20 बरस से हमसे भी सीनियर लोग हैं जिनके लिए इनको कोई अफसोस नहीं हुआ और ये चाहते भी नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि गलती भी करते हैं और महसूस भी इनको नहीं होता है। कैसा इंसान है ये? सब लोग परेशान है कल से ये जान करके कि ये VC ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हम लोग, मेरा साथी था वो माफ़ी मांगने भी लगा कि सर माफ़ कीजिए, जो कर दिए वो कर दिए, अब तो वापस रख लीजिए, माँ बाप हैं आप, हम लोग बच्चे हैं। हम इन लोग को बताए कि आप बच्चे होते तो ऐसा ही नहीं करते, बच्चे नहीं है इसीलिए तो जान मार दिए। ऐसा आदमी से फरियाद करना क्या है? फरियाद करने से भी इनको कोई असर नहीं पड़ रहा था। एक ही बात का रट लगा रहे थे कि आप लोग को आउटसोर्सिंग कर दिया गया है, ठेकेदार के अंडर में ही जाके काम करना पड़ेगा। और ये जितने कमेटी में बुलाए हैं यही बात कह के ये भेजवाए हैं और सब लोगों ने यही बात कहा। और कल भी वो खुद आए, उम्मीद था लोगों को कि वो खुद आएंगे तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनका पहले वाला भी कमेटी में वार्ता में जो बैठे थे लोग, वही लोग बताते थे कि हो सकता है VC साहब आए तो आपका सवाल का जवाब दे दें, वो कुछ कर ले, आपको वापस रख ले। लेकिन नहीं, निराशावादी बात करना ही इनको अच्छा लगता है। हम लोग थक गए 2 घंटा बात करते करते। एक सीनियर के साथ, एक ऑफिसर के साथ एक मजदूर बात कर रहा है तो मजदूर कितना बात कर सकता है? ये तो सब कुछ खो दिए हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं ना कर सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं किए, करेंगे भी नहीं, कभी नहीं करेंगे। इनको अपना मान सम्मान का सब चीज़ भुला दिए तो हम लोग वापस चले आए। वहाँ DM के प्रतिनिधि भी बैठे हुए थे, उनके बारे में भी फरियाद हुआ कि DM के प्रतिनिधि हैं, कोई अच्छा से सवाल जवाब कुछ बता दीजिए, कोई सोल्यूशन निकाल दीजिए। हम बोले सोल्यूशन क्या, एक छोटी सी बात है, आप जैसे थे वैसे रख लीजिए काम पर। मजदूर है, इसको भोजन चाहिए, भूखा मर रहा है। उनका प्रतिनिधि भी बहुत समझाए, DM साहब का प्रतिनिधि भी बहुत समझाए, ऐसे करने से समझौता नहीं हो सकता है, आप अच्छे से बात कीजिए, आप गुस्से में हैं। हाँ भाई, गुस्सा में तो हैं। 29 दिन से जो कड़कती ठंड में सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाल बच्चा घर परिवार छोड़ के, गुस्सा तो आएगा, स्वाभाविक है। उनको सुनने से गुस्सा आ रहा है तो हम लोग को यहाँ इतना कष्ट झेलने से गुस्सा नहीं आएगा। और हम बोल चुके हैं कि ये गुस्सा कम होने वाला भी नहीं है, आप जो चाहें करें, लेकिन हम लोग को काम वापस चाहिए ही चाहिए। आप इस तरह से हम लोग को नहीं बेच सकते हैं। धन्यवाद। मैं उपेंद्र कुमार हूँ। मैं नवनांदा महाविहार में 2001 से ही काम कर रहे हैं। यहाँ हम लोग के साथ 25 दैनिक कर्मचारी हैं, जो कि हम लोग के आउटसोर्सिंग में कर दिया गया है 1/10/2022 से, जो कि हम लोग उसी के सिलसिले में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना 1/10/2022 से हम लोग बैठे हुए हैं। दिन रात करके हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, जो कि हम लोग का आज 29वां दिन हो रहा है। जो कि कल हम लोग का 28 तारीख को हम लोग का वार्ता के लिए VC साहब ने बुलाए गए थे, जिसमें 15 लोगों का कमेटी गठित था। उसमें वार्ता में हुआ, VC साहब ने बोले कि भाई हम लोग मिनिस्ट्री से पास करा लिए हैं, फाइनेंस में पास करा लिए हैं, सब जगह में पास करा के जो भारत सरकार का रूल है उस रूल से हम लोग सभी जगह आउटसोर्सिंग की बात होती है, उस सारा आउटसोर्सिंग के लिए हम लोग निकाले हैं और सिक्योरिटी में दिए गए हैं। उसमें बोले हैं कि हम अपने रिटर्न में दिए हैं तो जो हम लोग वापस नहीं ले सकते हैं। VC साहब ने बोले आप लोग के इसी में जाना है, मगर हम लोग का कहना है कि सर हम लोग आउटसोर्सिंग में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें है कि आज आपने हमको किसी तरह से उसमें हमको डाल दीजिएगा, कल के डेट में आप अपने
अपना पलड़ा झाड़ लीजिएगा। अगर वहाँ 19-20 होती है तो हम कहाँ जाएंगे, किनके पास जाएंगे? आपके पास जाएंगे। आप पलड़ा झाड़ लीजिएगा कि आप तो ठेकेदार के आदमी हैं, सोचिए आप इस तरह से पलड़ा झाड़ लीजिएगा। हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं और हम नहीं जाएंगे। और हमने मांगे कि सर आपने अगर भारत सरकार का रूल है तो आप उस रूल से हम लोग का क्यों नहीं दिखाएं और बताएं कि भाई भारत सरकार का रूल है, जो वो रूल दिखाते। और आप रातों रात आउटसोर्सिंग के निकाल दिए और हमारा कोई जानकारी नहीं मिला है और नहीं हमको जानकारी दिए हैं। अगर हमको निकालना था तो आप पहले 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले हमको सूचना करते आप कि भाई आप लोग के हम ठेकेदार में डाल रहे हैं। हम उस चीज़ को हम तय करते, हम ठेकेदार में जाते या ना जाते, वो आपको इसकी जिम्मेवारी आपको नहीं था, मेरा था। आप बिना बताए बिना नोटिस दिए हुए आप हम लोग का बाहर कैसे दे देंगे? इसीलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं और बहुत बातें हुआ कि भाई 2021 में बहाली आपने कैसे किए हैं, उसमें बहुत सारे बात निकसा। उस साहब ने तो बहुत चीज़ बोले कि भाई हम सारे चीज़ फॉलो किए, कि फॉलो कैसे किए हैं? आप एक दिन परीक्षा लेते हैं, एक दिन कॉपी जांचते हैं, 11 बजे रात को रिजल्ट घोषित करते हैं और उसमें सवेरे ज्वाइनिंग करते हैं। आप रिजल्ट जब घोषित करते हैं तब कितना आदमी पास किया, कितना फेल किया, आप तो कोई शौक आप किए नहीं। आप तो जिसको आप अपने सब परिवार को आपने किए कि भाई उसी को आपने किए कि सो मतलब कि जैसे प्रोफेसर कर्ण जी का भगना हो गया, इधर प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम जी का मेरा भाई हो गया। आपके यहाँ जो जम्मू यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर थे, वहाँ पे आप करते थे तो आप अपने मतलब कि खाना बनाने वालों के आप यहाँ आप ला के उनको किए। सब तो अपने अपने परिवार को किए। जो उस कमेटी में बैठे हुए हैं सारे अपने परिवार को किए। उधर बाल मुकुंद पांडे जी हैं जो दिल्ली में क्या हैं सो उनका एक भगना के किए हैं, एक भतीजा के किए हैं। ये सारा मैटर वहाँ पर सारे बातें बरन हुआ। उसमें हम लोग का बहुत तरह से धमकियाँ भी दिए, मगर हम भी कहें कि सर जो अगर भारत सरकार का रूल है कि आउटसोर्सिंग के लिए है तो भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट का भी तो ये भी आदेश है सर कि जिसको 10 बरस रखा गया है उसको अस्थायी करने के लिए आदेश दिया गया है। आप वो चीज़ क्यों नहीं किए? आप हम लोग का आउटसोर्सिंग डायरेक्ट निकाल दिए बिना नोटिस दिए हुए, बिना जानकारी दिए हुए। ये कहाँ का नियम है सर? अगर भारत सरकार का रूल था तो आप हम लोग का दिखाते, बताते, आप क्यों नहीं देते हैं? और हम लोग से खोदते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो नोटिफिकेशन मांगते हैं हमसे। आप देख नहीं सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का? सारा चीज़ हम लोग से अगर हम लोग उतने पढ़े लिखे रहते, विद्वान रहते आपके तरह, तो हम आपके भी लेबर में हम लोग काम करते कि आपके तरह हम भी तो प्रोफेसर के रैंक में आ सकते थे हैं कि आज हम लोग एक डेली बेजर मजदूर के मतलब कि धुरवा बना के यहाँ मतलब बहुत प्रकार के धमकियाँ दिया जाता है कि तुम लोग का कोई लिखित मिला है, कोई अथी मिला है। तो अगर हम लोग का अगर लिखित नहीं मिला है तो हमारे पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं? VC साहब अपना जेबी से कर रहे हैं, अपना जेबी से कर रहे हैं हमारा पेमेंट। अगर हमारा कोई लिखित नहीं है तो कहाँ से VC साहब हमारा पेमेंट कर रहे हैं? 20 बरस से कहाँ से पेमेंट कर रहे हैं? इस तरह से बहुत बातें हुए और हम लोग ये भी कह दिए कि जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग का वापस नहीं दिया जाएगा, जब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए रहेंगे। बल्कि यहाँ पर हम लोग का बैठे हुए जान चले जाए कोई परवाह नहीं है, हम लोग का जान बचाने के लिए उनका हाथ में है। इतना हम लोग कह के हम लोग निकल दिए सर से। उसके लिए कोई हम लोग का कोई सोच बोझ नहीं किए।
मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं यहाँ कम से कम करीब 2003 से काम कर रहे हैं और ये काम मैं खाना बनाने वाला काम करते थे टाटिया गेस्ट हाउस से भेसी के डेरा तक। और आज तक हम लोग का जो काम करते करते आज बहुत 15-20 साल गुजर गया, उसमें से हम लोग का कहीं कुछ नहीं हुआ। आज जब हम लोग का ऑक्सीजन निकाल दिए तो ऑक्सीजन में निकाल दिए तो हम लोग के एक बार धरना पर बैठना पड़ गया। इसलिए हम लोग कल गए थे, साहब बुलाए थे कि वार्तालाप के लिए, वहाँ गए तो उन्होंने एक ही चीज़ का रटनी, हर वक्त एक ही चीज़ का रटनी रखते हैं कि हम लोग का जो तुम लोग का ठेकेदार में जाना है ठेकेदार में जाओ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस हम लोग सोचते हैं कि जैसे पहले की तरह थे उसी तरह रहे। यही हमको था कि साहब मान जाएंगे, बाकी लोग मानने के तैयार नहीं हैं, अपना जीत पा रहे हुए। और ये कहते हैं कि सबको कि ऑक्सीजन में ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से ऑर्डर आया। जब ये लोग नौकरी दिए थे सब लोग के 5-6 गो के MTS में, तो वो लोग में कहे थे ये लोग कि हम लोग तुम लोग के लिए आया है, तुम लोग के करेंगे। बाकी हम लोग के धोखा दे के और इन लोग सब अपने अपने लोग के कर दिए। जब अपने अपने लोग के कर दिए तो फिर भी हम लोग सही से काम कर रहे हैं। बाकी चले इन लोग के जो मर्जी करे हम लोग कर रहे हैं। और इन लोग कहते हैं कि तुम लोग का परीक्षा दिलवाए, पास नहीं हुआ। जब 20 साल से काम कर रहे हैं हम लोग, तो परीक्षा के क्या ज़रूरत है हम लोग का, बताइए। परीक्षा तो हम लोग खुद ले रहे हैं। उन लोग 20 साल से काम डेरा पर तो घर में आदमी ये लोग सोच के किया कि आगे जाके इन लोग का हम लोग का भविष्य बन जाएगा, नौकरी देंगे। इसके कारण हम लोग सब चीज़ काम किए, महिला से लेके गार्डन से लेके जूता चप्पल से लेके हर चीज़ काम किए। बाकी अंत में इन लोग हम लोग के निकाल ही दिए। आवाज़ तकला कहते हैं कि हम लोग कि कुछ नहीं किए। आवाज़ तकला कल भी हम लोग के बुलाएं तो उसी तरह बात करते हैं। यही हम कहना चाहते हैं कि आप लोग VC साहब को ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम लोग रात दिन धरना पर बैठे हुए हैं। कल दिनांक 28/11/2022 को नव नालंदा महाविहार नालंदा के कॉन्फ्रेंस रूम में माननीय कुलपति महोदय जी द्वारा वार्ता का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें हमारे सिलाव के CO साहब भी मौजूदगी थे और कोई उच्च स्तरीय और पदाधिकारी भी थे। उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वार्ता संतोषजनक नहीं रही। हमने आरजू बिनती बहुत किया कुलपति महोदय से कि सर जो आउटसोर्सिंग किया गया है वो वापस लिया जाए और हम लोग को पुनः काम पर लौटाया जाए। जो नोटिस निकाले वो नोटिस को रद्द कर दीजिए और हम लोग को काम पर वापस भेज दीजिए। लेकिन कुलपति महोदय जी बोले कि ऐसा नहीं होगा, कि जो गवर्नमेंट का नियम है वो नियम होता है, हमारे ऊपर भी है कोई, उसके दबाव में भी हैं हम, तभी आपको लोग के लिए ऐसा किया है। लेकिन हमने बहुत आरजू बिनती किया। मैंने माननीय कुलपति महोदय जी को कहा कि सर एक मेरी बच्ची है जो आप ही के शिक्षण संस्थान से चाइनीज़ से डिप्लोमा करके अभी ताइवान चली गई है पढ़ने के लिए। वहाँ से हमें वापस बुलाना पड़ रहा पैसा के अभाव में। ये कितना खुशी की बात होगी कि नव नालंदा महाविहार नालंदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की एक बच्ची जो विदेश में जाकर पढ़ रही है, ये कितना गौरव की बात है। कुलपति महोदय का भी नाम ऊंचा रोशन होगा, शिक्षण संस्थान नव नालंदा महाविहार के भी होगा, रजिस्ट्रार महोदय के भी होगा। यानी हमने आरजू बिनती की है कि पुनः पैसा के अभाव में हम बच्ची को बुला रहे हैं, आप भी हमारे काम पर लौटा दीजिए। यही मैं कुलपति महोदय जी से आग्रह करता हूं कि
ध्यान में रखते हुए हम सभी गरीब को जो अभी भूखे मर रहे हैं, इस शीत में बैठकर रात दिन तपस्या कर रहे हैं, कहीं उनके पास दया माया आ गया तो हम लोग बहुत अच्छा शुक्रिया मनाते हैं।